Hello guys, this is Yarki Chabra and we start a new chapter which is merger and amalgamation, legal and procedural aspect. First of all, merger and amalgamation आपको पता ही है merger क्या होता है. Merger और amalgamation when A plus B equals to A होता है then it is called merger, and A plus B equals to C then it is called amalgamation. But अपन दोनों को M and A बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, M and A, merger and amalgamations. So आज अपन इसका ये देखते हैं. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन फर्स्ट है द कंपनीज एक्ट 1956. क्योंकि 2013 के अभी प्रोविजंस अप्लाई नहीं हुए हैं तो अभी अपन सेक्शंस मतलब कंपनीज एक्ट 1956 ही पढ़ेंगे. चैप्टर 5 एंड सेक्शन 391 टू 396 ए कवर करता है मर्जर एंड अमलगमेशन एंड कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. इसमें इस चैप्टर में अपन को दो चीज़ें और देखनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. ओके, तो मैं इसको बाद में डिस्कस करते हैं. फिर उसके बाद अपन को कंपनीज कोड रूल्स 1959 पढ़ने पड़ेंगे. ये अपन को रूल्स बताता है कि कैसे अपन को करना है. देन इनकम टैक्स एक्ट, लिस्टिंग एग्रीमेंट विच इज क्लॉज 24F, इंडियन स्टैम्प एक्ट एंड कॉम्पिटिशन एक्ट. तो इतने अपन को लॉज पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर. तो प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट से स्टार्ट करते हैं 1956 से. सेक्शन 391 क्या बोलता है? सेक्शन 391 पावर टू कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट विद क्रेडिटर्स और मेंबर्स. सेक्शन 391 पावर देता है कंपनी को कि आप कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट कर सकते हैं. अब मैं इसका टर्म का मीनिंग बताता हूँ, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट. कॉम्प्रोमाइज मीन्स व्हेन जब कंपनी की हालत बुरी हो जाती है, लाइक मतलब असेट्स ओवर स्टेटेड हो जाते हैं और लाइबिलिटीज अंडर स्टेटेड हो जाती है, तो कंपनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करती है. एक तरह से ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. इसमें रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल आता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल और ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, बायबैक, लाइक इट्स टाइप की स्ट्रेटजीज के अंदर आती है. तो इसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. और M&A जो मर्जर एंड अमलगमेशन है वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. ओके, तो ये पूरा दोनों कवर करता है कंपनीज एक्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों. तो अपन अभी पावर टू मेक कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट विथ क्रेडिटर्स एंड मेंबर. सबसेक्शन क्या बोलता है? सबसेक्शन 1 बोलता है कि आपको कोर्ट में एप्लीकेशन देनी है. एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर कन्वीनिंग मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड मेंबर. आपको कोर्ट में जाना पड़ता है इसके लिए. कंपनीज एक्ट ने बोला है कि जो मर्जर और अमलगमेशन और कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट है उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से. तो अपन जो भी एप्लीकेशन देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हाई कोर्ट को देते हैं. ओके, तो सबसेक्शन 1 जो 391 का सबसेक्शन 1 है तो वो बोल रहा है एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर कन्वीनिंग मीटिंग ऑफ बोर्ड मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स. क्योंकि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किससे करेंगे? अपन मेंबर से करेंगे या अपन क्रेडिटर्स करेंगे. सबसेक्शन 2 अप्रूवल ऑफ द स्कीम एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सैंक्शनिंग द स्कीम ऑफ अमलगमेशन. जो स्कीम होगी, स्कीम में क्या होंगे? वेरियस कंडीशंस होंगी. तो उसको अपन को 3/4 अप्रूवल 3/4 किसके? बाय वैल्यू से अपन को पास करवाना पड़ेगा, तब ये अप्रूवल होगा. सबसेक्शन 3 बोलता है फाइलिंग ऑफ कोर्ट विथ ROC. जो अपना कोर्ट का डिसीजन होगा, कोर्ट डिसीजन का जिससे अपन ने 3/4 वैल्यू अप्रूवल ली है उसको ROC में फाइल करना पड़ेगा. सबसेक्शन 4 MOA टू बी अटैच वाइल फ्लाइंग. प्लस इसमें MOA भी अटैच्ड होगा, मेमोरेंडम ऑफ. सबसेक्शन 5 पेनल्टी बोलता है कि अगर आपने इनमें कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए तो पेनल्टी आपको चार्ज कर दी जाएगी. सेक्शन 392 पावर टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. अब शुरू में तो अपन ने क्या बोलते हैं अप्रूवल ले लिए, अप्रूवल्स
अब कैसे अपन उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे? फर्स्ट सबसेक्शन बोलता है सुपरविजन ऑफ कोर्ट होगा। When you are implementing the scheme of compromise and arrangement, the court supervision is held. ओके तो जो भी आपकी स्कीम और अरेंजमेंट होगी और आप कंपनी में इसको वो करेंगे इम्प्लीमेंट, देन वो करेगा। और कोर्ट और सुपरविजन के पास पावर है कि वो वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर कर सकता है। अगर वो उसको ये लगा कि जो स्कीम है कि वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो वो वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स दे देगा। Section 393 info as to compromise or arrangement with creditors and the members. It means creditors and its members. अब अपन ने अप्रूवल ले ली है, कोर्ट का सुपरविजन भी है अपने पास, सुपरविजन सेक्शन 392 में। अब अपन मेंबर्स को कैसे बताएं? फर्स्ट सबसेक्शन 1 बोलता है 393 का, एवरी नोटिस इंक्लूड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एवरी नोटिस इंक्लूड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ओके सबसेक्शन 2 बोलता है डिस्क्लोजर्स फाइल करने अपन को। सबसेक्शन 3 बोलता है कॉपी ऑफ द स्कीम टू द क्रेडिटर्स। जो स्कीम्स की कॉपी होंगी वो नोटिस के साथ या एक्स्ट्रा जो अलग से उनके पास जाएगी। और सबसेक्शन 4 बोलता है पेनल्टी। तो ये इजी वे में मैंने आपको बताया है, इसका थोड़े प्रोविजंस अच्छे खासे हैं, तो मैंने आपको इजी वे में बता दिया है। आप एक बार रीडिंग मान लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके अब बोलते हैं सेक्शन 394 प्रोविजन फॉर फैसिलिटिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 394 बोलता है कि आप M&A कर सकते हैं। अभी तक जो अपन ने सेक्शन 391, 92, 93 देखे हैं वो कॉम्प्रोमाइज C&A मतलब कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के प्रोविजंस थे। अब पढ़ते हैं अमलगमेशन और मर्जर में। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 394 वेयर द स्कीम्स इन्वॉल्व इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनी कंपनी और कंपनीज। ओके सबसेक्शन 1 में स्कीम होगी। सेक्शन 390A द कोर्ट इज सपोज टू गिव नोटिस ऑफ एवरी स्कीम अंडर सेक्शन 391 to 394 टू द CG कंसिडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सेक्शन 391 से 394 के बीच में एप्लीकेशन होगी हाई कोर्ट को आएंगी, वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो डिपार्टमेंट MC है उसके पास जाएंगी कि वो अगर कुछ गलत लगता है तो वो कर लें। Accordingly, amalgamation can be effected in any one of the following ways. Amalgamation इन चारों में से किसी भी तरह हो सकता है। फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 391। जो 394 है उससे अपन अप्रूवल ले ली और ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग कर दी तो वो अमलगमेशन है। परचेज ऑफ शेयर्स बाय वन कंपनी बाय अनदर सेक्शन 394। सेक्शन 394 बेसिकली टेक ओवर की बात करता है, टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि अगर ये लिस्टेड कंपनी होगी तो सेबी की SC/ST रेगुलेशन सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस लग जाएगी। तो इस तरह से अपन मर्जर और अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अमलगमेशन नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और अमलगमेशन ऑफ रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये 4 टाइप्स हैं कि आप ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं सेक्शन 394 के अकॉर्डिंग। उसके बाद अप्रूवल्स कितनी लेनी पड़ेगी वो देख लेते हैं अपन। फर्स्ट है अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तो लेनी पड़ेगी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद देन हाई कोर्ट में अपन अपील करेंगे। उसके बाद शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स की अप्रूवल बाय 3/4 इन वैल्यू आप याद रखना क्योंकि ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज क्लॉज 24F के अकॉर्डिंग। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई आपने टर्म लोन दिया है और या कोई उसने डायरेक्टर नॉमिनेट किया है आपके उसमें, डायरेक्टर नॉमिनेट किया है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद लैंड होल्डर, अगर कोई ने आपने लैंड लिया है। उसके बाद हाई कोर्ट, RBI एंड CCI क्यों लेंगे? क्योंकि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड लिमिट बताता है कॉम्बिनेशंस की, थ्रेशोल्ड लिमिट बताता है कॉम्बिनेशंस की, देन इसलिए। RBI क्यों? क्योंकि अगर अपन ने बाहर से मतलब फॉरेन एंटिटी से अमलगमेट कर रहे हैं या रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फॉरेन एंटिटी, तो अपन को RBI की अप्रूवल। हाई कोर्ट को मैंने बता ही दिया है, लैंड होल्डर्स अगर आपने किसी से लैंड लिया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैंने बता दिया है कि अगर आपने कोई लोन, टर्म लोन या कोई
लिया है तो उसका डायरेक्टर शायद नॉमिनेट हो। स्टॉक एक्सचेंज क्लॉज 24 के अकॉर्डिंग क्रेडिटर्स हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया। तो ये हो गया अपना अप्रूवल्स। अब अपन आते हैं प्रोसीजर प्रोसेस पे। प्रोसेस ओके, फर्स्ट है चेकिंग मेमोरेंडम वेदर इट अथॉराइज मर्जर। चेक MOA whether it authorize merger। पहले तो अपन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखेंगे कि वो मर्जर को ऑथोराइज कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, तो इस पे बहुत से केस लॉ बने थे कि कोई केस लॉ ने बोला था, एक केस लॉ ने बोला था कि कंपनी को अपने ऑब्जेक्ट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये इट इज़ अ स्पेशल पावर ऑफ द कंपनी टू मेक अरेंजमेंट्स विथ अनदर कंपनी, स्पेशल पावर। ओके, तो ये एक केस के दौरान दिया था। बट बाकी जो केस लॉ बोलते थे, केस लॉ कि उनको अपने ऑब्जेक्ट में ये स्ट्रेटजीज को लिखना पड़ेगा। तो सेकंड वाला केस लॉ अभी इम्प्लीमेंटेड है, फर्स्ट वाला अभी कैंसिल हो गया। सेकंड, कन्वीन आ प्रिलिमिनरी बोर्ड मीटिंग। कन्वीन आ प्रिलिमिनरी, जो अपन ने शुरू में बोर्ड मीटिंग करेंगे, प्रिलिमिनरी बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट अपन पहले बोर्ड मीटिंग डिसाइड करेंगे, उसमें अपन एक वैल्यूअर को अपन अपॉइंट करेंगे जो अपन की प्रिपेयर आ वैल्यूएशन रिपोर्ट, प्रिपेयर आ वैल्यूएशन रिपोर्ट जो बनाएगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट। उसके बाद प्रिपेयर वैल्यूएशन रिपोर्ट हो गया तो प्रिपरेशन ऑफ स्कीम। उसके बाद अपन प्रिपेयर आ स्कीम ऑफ अमलगमेशन। उसके बाद अपन स्कीम बनाएंगे कि अपन को कैसे अमलगमेट करना है दूसरी कंपनी के साथ, और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी। उसके बाद एक बोर्ड मीटिंग फिर होगा, क्योंकि अप्रूव करने के लिए, अप्रूव वैल्यूएशन रिपोर्ट को, वैल्यूएशन रिपोर्ट को, फर्स्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट और सेकंड है स्कीम। स्कीम को भी अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चाहिए। ओके, अब सिक्स्थ पे आते हैं अपन। एप्लीकेशन अंडर द क्लॉज 24 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट अंडर प्रपोज स्कीम ऑफ एलिमिनेशन। जो क्लॉज 24 था, जो स्टॉक एक्सचेंज एफ में अपन को स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। सेवेंथ, एप्लीकेशन टू द कोर्ट सीकिंग डायरेक्शंस टू कॉल जनरल मीटिंग। उसके बाद अपन जाएंगे हाई कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे कि आप एक जनरल मीटिंग करवाइए और उसमें कंसर्न। फिर एट्थ में जनरल मीटिंग हेल्ड होगी, जनरल मीटिंग होगी। देन नाइन्थ में रिपोर्टिंग रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा जो नाइन्थ में जो रिजल्ट आएगा बोर्ड मीटिंग, वो जनरल मीटिंग का, उसे अपन रिजल्ट टू द हाई कोर्ट अपन फाइल करेंगे। देन हाई कोर्ट को सही लगेगा, हाई कोर्ट को सही लगेगा तो अपन वो ROC में फाइल करेंगे। उसके बाद देन अपनी स्कीम अप्रूवल हो गई, देन उसके बाद ट्रांसफ़र और अदर ऑब्लिगेशंस फुलफिल करेंगे, अदर ऑब्लिगेशन फुलफिल करेंगे। ओके, तो ये हो गया एक मर्जर एंड अमलगमेशन का पूरा प्रोसेस इन शॉर्ट फॉर्म, और ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बस इसमें मैंने एक केस लॉज नहीं बताए हैं आपको, उसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर रखूँगा जिसमें इसके चैप्टर के केस लॉज होंगे, तो वो लेक्चर सेकंड होगा, लेक्चर सेकंड। सो टुडे दिस इज यज्ञ शार्पर साइनिंग ऑफ, एंड प्लीज़ फॉर द लास्ट आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि मैं मोटिवेट